स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी चैप्टर 9 में साइबर क्राइम्स जो पिछले सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट साइबर क्राइम्स को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे कि डिफरेंट टाइप के साइबर क्राइम्स क्या होते हैं और हर एक साइबर क्राइम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा क्राइम जो है वो किस कैटेगरी का है। तो इस सेशन में पीछे की स्लाइड्स में हमने पहले तो देखा कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम अपराध जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट, कंप्यूटर मशीनें और इंटरनेट के द्वारा किया जाता है, उसको साइबर क्राइम या साइबर अपराध कहते हैं। साइबर क्राइम इसलिए ज्यादा बढ़ते लगे क्योंकि आईटी एक्ट, साइबर लॉ, आईटी एक्ट के तहत जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो कंप्यूटरों में सेव करने लगे ह्यूमंस। और जब उन वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बन गई तो उनको चुराने के लिए और उनपे अलग अलग तरह के अपराध सामने आए। तो डिजिटल एक्ट, आईटी एक्ट बनाने के पीछे का मकसद, ऑब्जेक्टिव ये था कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की भी सुरक्षा, और अगर कोई उसको इस तरह का अपराध करता है तो उसको क्या पनिशमेंट दिया जाए, कितना पनिशमेंट उसको दिया जाए, पेनल्टीज क्या होंगी, ये जो है आईटी एक्ट जो साइबर लॉ ऑफ इंडिया का 2000 में बना उसके अंदर ये बातें कही गई और ये रूल्स बने कि कौन कौन से अपराध जो है वो साइबर क्राइम कहलाएंगे। वो अपराध इंडिविजुअल के अगेंस्ट में हो या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हो या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो। 3-4 तरह की कैटेगरी में इन क्राइम्स को बांटा गया कि एक अपराध होते किन किन लोगों के ऊपर है। इंडिविजुअल्स के ऊपर होंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित होंगे कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिए प्रॉपर्टी के, और गवर्नमेंट यानी सरकारी क्षेत्र में साइबर क्राइम जो है वो सरकार की साइटों के ऊपर या सरकारी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो है साइबर अटैक होगा। तो साइबर क्राइम कितने तरह के होते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा साइबर क्राइम है। इस सीरीज में हमने पीछे वाली स्लाइड्स में देखा कि हैकिंग, थेफ्ट, चोरी करना, जो सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर लेते हैं, यूज करते हैं, वायोलेट करते हैं उनको, तो ये थेफ्ट कहलाती है। और साइबर हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, डिनाइल ऑफ सर्विस, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलवेयर्स, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स जिसमें क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चुरा करके जो है उसके बदले हैकर जो है वो आपके बदले परचेसिंग करता है, आपकी आइडेंटिटी चुरा करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे होते हैं वो फर्जी वेबसाइट और फर्जी पेजेस के जरिए आपकी सारी जानकारी चुरा लेगा और उससे जो है क्रेडिट कार्ड का ओनर बन करके आपकी जगह पे उसका मिसयूज कर लेगा। फिशिंग टेक्निक कहलाती, फिशिंग के जरिए जो है यूजर को कोई भी लालच दिया जाता है इस अकाउंट होल्डर को और उससे उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो चुरा ली जाती है और कोई भी दूसरा काम उससे उस अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है या फिर उससे कोई खरीदारी कर ली जाती है। तो ये पुलिंग आउट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी निकालने के लिए तरह तरह के वो जो है लालच या प्रलोभन जो है वो देता है। वो इस तरह की मेल जो है आती है, ये एसएमएस मैसेजेस आते हैं, फिशिंग मैसेजेस आते हैं, फिशिंग एसएमएस आते हैं और फिशिंग ईमेल्स आती हैं। उसमें कोई लिंक दिया होगा और उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको लालच देगा या कुछ ऐसा प्रस्ताव रखेगा जिसमें आप उसकी बात में आ जाएंगे कि आपका इनाम खुल रहा है या कुछ इस तरह की आपको कुछ मिल रहा है। तो ये अपराध जो है वो आप बहुत ज्यादा हो गए। अगर आप रेगुलर इंटरनेट यूजर्स हैं और आप जो है इसको आपने देखा भी होगा कई बार कि आपको जो है वो अननोन रिसोर्स से कोई मेल आती है या आपको एसएमएस आता है कि आपका फलानी जगह से, अमेजन से या इस तरह से अगर आप कंटिन्यूअस सेलिंग करते रहेंगे, वहां से परचेजिंग कर रहे हैं, कुछ चीज सेल परचेज कर रहे हैं अगर आप इन ई कॉमर्स साइटों से, तो ये ईमेल्स जो हैं वो बहुत आते हैं और इसमें हैकर्स जो है वो जानकारी, इन्हीं साइटों की जानकारी चुराते हैं। जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा आता जाता होगा वहां से वहां की जानकारियां हैकर्स चुरा करके इस तरह की फिशिंग के काम को करते हैं।
सलामी अटैक के बारे में बात करी थी कि सलामी अटैक क्या होता है, माइनर अटैक, ट्रोजन हॉर्स अटैक, जिसमें कि जो है एक अनऑथराइज प्रोग्राम आपके सिस्टम के एक्सेस को ले लेगा और आप हैकर्स की मदद करेगा। ऑथराइज प्रोग्राम बन करके ये धोखा देता है, और बैकडोर भी कहते हैं उसको। ये पिछचोर दरवाजे से किसी को आपके घर के, आपके सिस्टम के अंदर लेके आ जाता है, ट्रोजन अटैक। डेटा थेफ्ट के बारे में बात हुई थी, ईमेल बॉम्बिंग के बारे में बात हुई थी, वायरस वर्म कहा था। डेटा थेफ्ट, डेटा चुरा लेने को कहते हैं। आपने किसी के डेटा को जो है स्टोरेज मीडिया से चुरा लिया, फिजिकली वहां पे जा करके फिजिकली चुरा लिया, या फिर उसके साथ टेम्परिंग करी, उसमें बदलाव करे, कुछ छिड़खानी करी, और वर्चुअल मीडियम के जरिए, वर्चुअल मीडियम मतलब कोई वर्चुअल मशीन्स वगैरह या इस तरह की जगह डेटा है, तो किसी और वर्चुअल माध्यम से आपने डेटा को चुराया। ईमेल बॉम्बिंग एक अपराध है जिसमें बहुत सारी ईमेल जो है वो आप विक्टिम कंप्यूटर, जिसको आप शिकार बनाएंगे, उसको इतनी सारी मेल कर देंगे कि उसका मेल सर्वर रिस्पॉन्स ना कर पाए और क्रैश हो जाए। इस इज ईमेल बॉम्बिंग। वायरस या वर्म का अटैक, वायरसेस बनाए जाते हैं और उनको फिर इंटरनेट पे उस पर्टिकुलर सिस्टम मशीन्स को शिकार बनाने के लिए उसके ऊपर डाल दिया जाता है, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसमें मौजूद जानकारियां और उसका नेटवर्क जो है वो खराब हो जाए। तो वायरस और वर्म जो है वो, उनकी खासियत ये होती है, वायरस जो है वो अपने आप को खुद ही कॉपी बना करके अपने अटैच करके सर्कुलेट होने लगता है एक जगह से दूसरी जगह पूरे नेटवर्क में। कंप्यूटर का डाटा या तो ऑल्टर कर देगा या डिलीट कर देगा। वर्म्स भी वायरस जैसे होते हैं, दे अटैच देमसेल्फ और मेक फंक्शनल कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, अपनी फंक्शनल कॉपीज बना लेते हैं। दे ईट ऑल द अवेलेबल स्पेस ऑन योर कंप्यूटर मेमोरी, आपके कंप्यूटर मेमोरी में जो भी स्पेस है उसको जो है ये स्पेस वो कंज्यूम करने लगता है और आपकी मेमोरी में चला जाता है, और मेमोरी में जाने के बाद किसी दूसरे मशीन पे या किसी दूसरे मीडिया में ये तुरंत कॉपी होकर के वहां से फैल जाएगा। तो जिस तरह से वायरस होते हैं बायोलॉजिकल, उसी तरह से कंप्यूटर वायरस भी बड़ी तेजी से फैल जाता है। लॉजिक बॉम्ब के बारे में पिछले सेशन में बात करी थी कि लॉजिक बॉम्ब क्या होता है। लॉजिक बॉम्ब जो टाइम बॉम्ब की तरह काम करता है और सही टाइम पे वो अटैक करता है, और इसीलिए उसको बनाया गया होता है। वो डोरमेंट सिचुएशन में होता है, निष्क्रिय। डोरमेंट माने होता है निष्क्रिय अवस्था में रहता है, मतलब वो हमेशा एक्टिवेट नहीं रहता, वो उसी वक्त एक्टिवेट होता है जब कोई पर्टिकुलर इवेंट हो रहा हो। जैसे आपने कहा कि भाई किसी ने प्रोग्राम लिखा है और कोई स्क्रिप्ट लिखी है, हार्मफुल स्क्रिप्ट लिखी है, हार्मफुल प्रोग्राम लिखा है, और वो लॉगिन करते वक्त रन करे, तो वो लॉगिन इवेंट हो गया। कोई घटना आपके सिस्टम में हो रही हो तब वो चले। इस तरह के इवेंट ड्रिवन लॉजिक बॉम्ब्स जो बनाए जाते हैं वो प्रोग्रामर्स बनाते हैं, जिनको सारे इवेंट ड्रिवन कौन कौन से इवेंट्स होंगे उन इवेंट्स पे प्रोग्रामिंग करना आती हो। इंटरनेट टाइम थेफ्ट, इंटरनेट सर्फिंग आवर्स जो होते हैं, जो इंटरनेट पे मान लीजिए आपने जो है कोई कनेक्शन ले रखा है और आपको जो है वो उसमें टाइमिंग, उसमें जो है डेटा दे रखा है कि इतने बजे से टाइमिंग है उसकी, और उस पर आप उतनी देर ऑफिस में आपका पासवर्ड चुरा करके मैं जो हूँ वो यूज कर ले रहा हूँ। तो ये इंटरनेट का जो आपके सर्फिंग आवर्स हैं, आपको एक दिन में 1.5 GB मिल रहा है तो वो 1.5 GB आप ले नहीं पा रहे हैं, और मैं जो हूँ आपका जो है वो टाइम चुरा करके वो 1.5 GB मैं ही कंज्यूम कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका पासवर्ड वगैरह हाथ लग गया है। तो ये इंटरनेट टाइम थेफ्ट। वेब हाईजैकिंग या वेब जैकिंग कहलाती है, एक ऐसा अपराध जिसमें जो है जो जो क्रिमिनल होता है, साइबर क्रिमिनल होता है, वो आपके सेशन को हाईजैक कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में इस चित्र में देख रहे हैं कि ये लोग जो है कुछ काम कर रहे हैं और इनका सेशन हाईजैक जो है वो ये बंदा कर ले रहा है। ये हैकर है और ये आपका पूरा पूरा सेशन जो है वो साइटों का सेशन, आपके सेशन को, आप जो भी काम कर रहे हैं आपके पूरे सेशन को आप बंद करके वो उन सेशंस को हाईजैक कर लेता है। हाईजैक माने कब्जे में ले लेना। तो आपकी वेबसाइटों को, सिस्टम्स को, एक्सेस को पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना कहलाता है, और उसके बाद उन जानकारियों को बदल देता है या अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। उसको कहते हैं वेब जैकिंग या वेब हाईजैकिंग या सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग में आपके बदले कोई दूसरा व्यक्ति उस सेशन को पूरा हाईजैक कर लेता है। मान लीजिए कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सेशन है, आपको नहीं मिल रहा है लेकिन हैकर को मिल गया, पूरा हैकर आप बन करके उसको यूज कर रहा है उस सेशन को।
ये सेशन हाईजैकिंग कहलाता है। आपकी वेबसाइट को पूरा पूरा हाईजैक कर लिया और उसके रिसोर्सेस को बदल दिया, मैनिपुलेट कर दिया, इट इज सेशन हाईजैकिंग या वेब जैकिंग। नेक्स्ट जो क्राइम है वो है डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग, टेम्परिंग करना, डेटा के साथ टेम्परिंग करना। टेम्परिंग माने छेड़छाड़ करना। डेटा टेम्परिंग में डेटा डिडलिंग जो अपराध है ये टेम्परिंग से ही रिलेटेड है। अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डेटा है और उसको बदल दें, और उस बदलने के बाद इस खेल में हैकर क्या करता है, ये हैकर्स का सबसे पसंदीदा काम है जो वो लोग करते हैं, और इसको पकड़ में आने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो डेटा को प्रोसेस होने से पहले, एक तो डेटा की दो स्टेज होती है, डेटा यानी आंकड़े, और आंकड़े को जब प्रोसेस किया जाता है यानी कैलकुलेट किया जाता है, प्रोसेसिंग मींस कोई भी तरह की कैलकुलेशन कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कहलाती है, वो छोटी हो या बड़ी इससे नहीं मतलब है। अगर उस डेटा यानी आंकड़े के ऊपर कोई कैलकुलेशन की जा रही है और उसको सूचना यानी इंफॉर्मेशन में बदला जा रहा है, दैट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मकसद है रॉ डेटा को यानी रॉ मटेरियल डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, और इसके लिए डिफरेंट तरह की अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन होती है। टेक एन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक उदाहरण ले लें कि एक कंपनी है, एक जहां पे डेली वेजेस पे एम्प्लॉइज को रखा गया है। अब हर एक एम्प्लॉय को एक आईडी दी गई है, एक एम्प्लॉय की आईडी हो गई, और उस डेटाबेस में कौन सा एम्प्लॉय, क्या नाम है उसका, उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसने कितने घंटे काम किया है, और उसका पर डे वेजेस क्या है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब हैकर ने इस डेटाबेस को एक्सेस कर लिया, और एक्सेस करने के बाद वो एम्प्लॉय जो हैकर है वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसको पूरा एक्सेस है, या फिर किसी और तरीके से उसको उस डेटाबेस का एक्सेस मिल गया है। अब एक्सेस करने के बाद वो क्या करेगा, वो किसी एम्प्लॉय को जो कि उसी का ही आदमी हो या फिर वो खुद हो, उसके एम्प्लॉय की जो वर्किंग आवर्स की सैलरी है, सैलरी का जो वर्किंग सैलरी डेटाबेस में जो वर्किंग आवर्स हैं वो उसने चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद जब वो डेटा प्रोसेस होगा तो उसकी सैलरी जो काउंट होकर के आएगी, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, टेक एन एग्जांपल कि बिल नाम का एम्प्लॉय है, BILL बिल, और डेटाबेस में उसका एम्प्लॉय कोड 101 है, बिल एम्प्लॉय कोड 101, पर आवर सैलरी उसकी $1200 है मान लीजिए, और उसने एक दिन में 8 आवर्स काम किए। हैकर ने डेटाबेस एक्सेस करी, एक्सेस करने के बाद बिल के वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया, 8 घंटे की बजाय उसको जो है 12 घंटे कर दिया। तो अब जब बिल की सैलरी निकलेगी तो वो ज्यादा निकलेगी, क्योंकि डेटाबेस के अंदर चेंज कर दिया गया है। फिर चेंज करने के बाद, अब चूंकि सैलरी तो बन गई, चेंज करने के बाद, प्रोसेस होने के बाद डेटा को वापस उसी स्टेट पे लेकर के आ गए, यानी 8 घंटे से 12 घंटे किया था, उसी 12 घंटे को वापस बदल के 8 घंटे कर दिया। अब ये पकड़ में भी नहीं आएगा, क्योंकि सैलरी तो प्रोसेस करके निकल चुकी, बिल निकल चुका उसका, और डेटाबेस को वापस वैसे का वैसे ही कर देगा। अब इसको पकड़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो। इस तरह करके हर महीने वो डेटाबेस को हैक करता है, और हैक करके वो उस डेटाबेस के अंदर जो वर्किंग आवर्स हैं अपने फायदे के हिसाब से उनको चेंज कर लेता है। दैट इज डेटा डिडलिंग। प्रोसेस होने से पहले डेटा को चेंज कर लेता है, और प्रोसेस होने के बाद भी चेंज कर लेता है, ताकि उसको वैसे ही पुराना डेटा रीसेट किया जा सके, ताकि पकड़ में ना आए। दिस काइंड ऑफ अटैक, डेटा डिडलिंग, दिस काइंड ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग द रॉ डेटा। ये वो अपराध है, इस वो प्रकार है अपराध का जिसमें अटैकर जो है वो जो रॉ डेटा होता है, जो रॉ मटेरियल डेटा होता है, रॉ मटेरियल डेटा उसको कहते हैं जिसको प्रोसेस ना किया गया हो, उस रॉ मटेरियल डेटा को ऑल्टर कर देता है, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर देता है बिफोर ए कंप्यूटर प्रोसेसेस इट। इससे पहले कि कंप्यूटर प्रोग्राम उसको प्रोसेस करे, उस डेटाबेस को एक्सेस करके हैक करके उसके अंदर चेंज कर लेता है। हैक बने चुरा लेता है, कब्जा कर लेना, हाईजैकिंग कर लेना,
उस डेटाबेस का एक्सेस लेकर के उसके अंदर चेंज कर देता है जस्ट बिफोर ए कंप्यूटर प्रोसेस इट। उसका प्रोग्राम जब उसको प्रोसेस करता है तब तक उस डेटाबेस को एक्सेस करके उसके अंदर चेंजेस कर देता है, एंड देन चेंजिंग इट बैक आफ्टर द प्रोसेसिंग इज कंप्लीटेड। और दोबारा यही प्रोसेस करता है ताकि उसने जो चेंजेस किए हैं वो पकड़ में ना आए। इस बात को करने के लिए जब प्रोसेसिंग वो हो जाती है, उसको उस डेटाबेस को जो दोबारा रीएक्सेस करके उसको वापस पुनः स्थिति में लेकर के आ जाता है। अब कभी ये पकड़ में नहीं आएगा कि किसी ने ये चेंजेस किए, क्योंकि तब तक सैलरी निकल चुकी है, सैलरी प्रोसेस हो चुकी है। अब ये बात सिर्फ ऑडिटिंग में ही पकड़ी जा सकती है। अगर ऑडिटिंग नहीं हो रही है तो कभी ये बात पकड़ी नहीं जाएगी कि इस व्यक्ति की सैलरी प्रोसेस करने से पहले चेंज कर दी गई है, हैकर ने डेटाबेस एक्सेस करके उसको चेंज कर दिया। तो डेटा डिडलिंग के बहुत सारे केस जो है वो सामने आए थे, जिस वजह से डेटाबेसेस के अंदर जो है वो इस तरह की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया ताकि डेटाबेस को कोई भी अवांछनीय व्यक्ति जो है वो एक्सेस ना कर पाए। साथ ही डेटाबेस में ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने की भी और ऑडिटिंग करने के भी टूल्स डाले गए, जो बाकायदा मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग करते रहते हैं कि कब कौन से चेंजेस डेटाबेस के अंदर किए गए हैं। अदरवाइज तो ये बात कभी पकड़ में नहीं आएगी और ये खेल चलता ही रहेगा, ये अपराध चलते ही रहेंगे। तो डेटा डिडलिंग, डेटा को प्रोसेस करने से पहले और बाद में बदल देते हैं, जो टेम्परिंग कर लेते हैं डेटा की, वो डेटा डिडलिंग नाम का अपराध, उसके अंदर ये बातें शामिल होती हैं। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो आपने देख लिया पिछले सेशंस में हमारे पास अपराध जो है बहुत सारे हैं और इसलिए साइबर सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी यानी अपने इंटरनेट सिक्योरिटी को डालना बहुत जरूरी है। इंटरनेट सिक्योरिटी क्यों आवश्यकता है? देखिए कह रहा है अटैक ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी होती है साइबर सिक्योरिटी में। ये जो साइबर अटैक होते हैं ये हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर अटैक होता है। ये अटैक जो है हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर होता है। जो भी डेटा आप अपने कंप्यूटरों में पर्सनल इंफॉर्मेशन रखते हैं और हैकर उनको चुरा करके या तो पब्लिकली कर देता है, पब्लिक कर देता है, या फिर किसी दूसरे को भेज देता है, तो इससे हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी को खतरा है। साइबर सिक्योरिटी की जरूरत इसलिए है कि इससे हमें हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी की का खतरा है, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक हो जाती है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने कॉन्फिडेंशियल जान करके, गुप्त जान करके, कोई बहुत ही खुफिया जानकारियां हैं उसको हमने अपने कंप्यूटर में रखा है कि भाई उसको लोग ना देख पाए, तो वो भी वो चुरा करके या तो किसी को बेचे दे रहा है या फिर उसको पब्लिकली सबको जो है बताए दे रहा है। तो इस तरह के साइबर अटैक स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड योर बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। ये साइबर अटैक आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, आपके बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं एंड सेल योर इंफॉर्मेशन ऑन डार्क वेब। और डार्क वेब इंटरनेट का वो नेटवर्क हिस्सा है। डार्क वेब दो इंटरनेट है, एक इंटरनेट जो आप देखते हैं और एक इंटरनेट को डार्क वेब कहा जाता है। डार्क वेब का इस्तेमाल हैकर्स करते हैं। डार्क वेब को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसकी एक्टिविटी को। डार्क वेब हैकर्स का हीवेन है, स्वर्ग है, वहां पे हैकर्स ही हैकर्स होते हैं डार्क वेब में। तो डार्क वेब में हर तरह के इलीगल अपराध और साइबर क्राइम होते हैं। तो डार्क वेब जो नेटवर्क है ये भी वेब का ही, इंटरनेट का ही एक हिस्सा है जिसको डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। तो डार्क वेब में वो जानकारी आपकी बेच देगा। डार्क वेब में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को परचेस करने के लिए समझिए ये हैकर्स का इलीगल मार्केट है। जैसे एक मार्केट चोर बाजार जिसको कहते हैं, ये इंटरनेट का चोर बाजार है जो डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। और इस जगह इंफॉर्मेशन जो है चोरी की जा करके बेची जाती है, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन बेची जाती है इंटरनेट पे। हर तरह के अपराध जो है वो डार्क वेब पे होते हैं। अटैक ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी पे अटैक है साइबर क्राइम या साइबर अटैक। अटैक ऑन इंटीग्रिटी, आपकी जो मार्केट में साख है, इंटीग्रिटी है, आपके एंटरप्राइज की जो इंटीग्रिटी है,
वो पूरी की पूरी सैबोटैच कर देगा। कोई इंफॉर्मेशन आपकी पर्सनल या एंटरप्राइज की वो लीक कर देगा, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में गिर जाएगी। फॉर पर्सनल और एंटरप्राइज सैबोटैच और ऑफन कॉल लीक्स, इट इज अटैक ऑन इंटेग्रिटी। साइबर क्रिमिनल लीक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक टू लूज ट्रस्ट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा करके लेते थे, सालों से ले रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो उस ऑर्गेनाइजेशन की, एंटरप्राइज की, जो सामने वो नहीं रखते थे, उस इंफॉर्मेशन को डिजिटली लॉक करके रखा गया था और उसको हैकर्स ने इंफॉर्मेशन एक्सेस करके लीक कर दी, जिससे उस एंटरप्राइज की मार्केट में इंटीग्रिटी और रेपुटेशन दोनों जो है वो प्रभावित हो गई। तो ये अटैक ऑन इंटीग्रिटी, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कुछ ऐसे बातें होती हैं जो पब्लिक को नहीं बताती। कुछ बातें हमेशा ये हर बिजनेस में होता है। हर प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, और वो लूप होल्स जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई विपक्षी ऑर्गेनाइजेशन वो तलाश करने में लगी रहती है। ये मार्केट की स्ट्रेटेजीज होती हैं, और हैकर्स जो है वो इसीलिए हायर किए जाते हैं ताकि वो इन इंफॉर्मेशन को लीक कर सके, इंटरनेट पे डाल सके, फेसबुक पे डाल सकें, जगह जगह व्हाट्सएप पे वायरल कर सके ये इंफॉर्मेशन, ताकि प्रोडक्ट की और इमेज को, कंपनी की सैबोटैच किया जा सके। अटैक ऑन अवेलेबिलिटी, साइबर क्राइम जो भी उपलब्ध डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने के अधिकार को जो है उसके ऊपर भी, आपका खुद का डेटा है लेकिन आप ही उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, टू ब्लॉक यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग देयर ओन डेटा अंटिल यू पे देम। हैकर ने आपके बैंक के सर्वर्स को, डेटाबेसेस को एक्सेस कर लिया और पूरे डेटा को जो है वो लॉक कर दिया। अब आप उस डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा बैंक, और इस एक्सेसिंग के बदले वो आपसे रैंसम यानी फिरौती, रैंसमवेयर फिरौती मांगने वाला एक अटैक होता है, जो कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर या वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर भी किया जा सकता है। उसके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से एनक्रिप्ट या लॉक कर दिया जाएगा, जिससे वो इंफॉर्मेशन एक्सेस ही नहीं होगी जब तक कि आप उसके अकाउंट में पैसा नहीं डालेंगे। रैंसमवेयर, हैकर्स ने रैंसमवेयर नाम का वायरस बनाया है। रैंसमवेयर वायरस जब आता है तो वो आपकी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशंस को पूरी तरह से इनक्रिप्ट कर देता है, और उसको डिक्रिप्ट कर पाना बहुत ही असंभव होता है। और उसको वो डिक्रिप्ट करेगा, लेकिन आपसे कहेगा कि फलाने अकाउंट में इतना पैसा डालिए। इसको कहते हैं फिरौती मांगना। तो इंटरनेट पे भी अब फिरौती मांगी जाती है। इस तरह के अपराध, कोई किडनैपिंग करना और फिरौती, आपने इस तरह के अपराध जो है वो नॉर्मल लाइफ में होते देखा, ह्यूमन लाइफ में, इंसानी जीवन में जो क्राइम होते हैं उसमें फिरौती मांगी जाती है। तो इंटरनेट पे भी फिरौती मांगी जाती है इस तरह के डेटाबेस को एक्सेस करके। तो अटैक ऑन अवेलेबिलिटी, अटैक ऑन इंटीग्रिटी और अटैक ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, इन वजहों से साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो सकती है, आपकी इंटेग्रिटी, जो भरोसा है, रेपुटेशन आपने बनाई है बरसों से कंपनी की, उसको लीक किया जा सकता है, और आपका जो डेटा है उसकी अवेलेबिलिटी को ही खत्म कर देगा। तो आपको अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। ये वजह है साइबर सिक्योरिटी करने की। प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम, कैसे रोकें? ऊपर तो बोल दिया कि इस वजह से हम सिक्योरिटी डाल रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन यानी इसको रोकथाम क्या है? रोकथाम साइबर क्राइम, किस तरीके से हम इससे बचें? पहला है प्रोटेक्ट योर ई आइडेंटिटी। सबसे पहले आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी बचा के रखें। क्या है इस इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी में? नेवर शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, चाहे वो कोई भी हो,
कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे कभी भी लीक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ. लाइक योर नेम, like your email ID, like your debit card information, other information, photographs, कुछ भी, anything, never share your. इनसिक्योर वेबसाइटों पे काम करने का जो नतीजा है वो आप जानते ही हैं. तो सिक्योर जगह पे काम कर रहे हैं कि नहीं आप जो भी साइट्स चला रहे हैं या जिन साइटों पे आप अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं वो सिक्योर होनी चाहिए. प्रोटेक्ट योर डेटा. आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके सुरक्षित करके रखते हैं और सुरक्षित करने के लिए आप क्या उनके ऊपर इंक्रिप्शन चलाते हैं. प्रोटेक्ट योर डेटा. यूज इंक्रिप्शन ऑन योर डेटा टू कीप योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ हैकर्स. इंक्रिप्शन अप्लाई करिए. आपको सुझाव दे रहा है कि अगर आप साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो पहले तो आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी बचा के रखिए. दूसरा, आप अपने डेटा को भी बचा के रखिए. अब डेटा बचाएंगे कैसे? आप तो अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करे दे रहे हैं इंटरनेट से. तो कंप्यूटर कनेक्ट करने का मतलब कंप्यूटर के रिसोर्सेज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है हैकर्स को. तो कैसे करेंगे? इंक्रिप्शन डालिए आप उसमें. इंक्रिप्शन होता क्या है? यहाँ पे एक नया शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका नाम है इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन एक तरह की क्रिप्टोग्राफी, एक तरह का साइंस और विज्ञान है. इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी के अंदर आता है. और क्रिप्टोग्राफी कंप्यूटर विज्ञान की वो शाखा है जिसमें सूचनाओं को सुरक्षित करने के लिए उनको उनका रूप, रंग और आकार बदल दिया जाता है. इसको क्रिप्टो एनालिसिस या क्रिप्टो साइंस भी कहते हैं. क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो एनालिसिस कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर साइंस की वो शाखा है जहां इंफॉर्मेशन को बदल दिया जाता है. जैसे कि हमको पता है इंफॉर्मेशन हमारी डिजिटल फॉर्म में रहती है, 0-1 फॉर्म में रहती है, अल्फाबेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट की जाती. तो जब इंफॉर्मेशन को अगर आपने अल्फाबेटिकल फॉर्म में रखा है तो वो कोई भी पढ़ सकता है. दुनिया के किसी भी कोने में ये जो इंफॉर्मेशन आपको आंखों के सामने दिख रही है इसको तो कोई भी पढ़ सकता है. अंग्रेजी भाषा में लिखी है, कोई भी पढ़ सकता है इसको. ये खुफिया नहीं है, इट इज प्लेन टेक्स्ट. इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन टेक्स्ट. लेकिन अगर अभी मैं इस जानकारी को इसी ऐसे रूप में बदल दूं जिससे ये आपको समझ में ना आए, जैसे मैं इन जानकारियों को चित्रों में बदल दूं, फिगर्स में, चित्र, इसमें से हर एक अल्फाबेट के लिए एक अलग अलग चित्र मैंने चूज कर लिया और उन चित्रों को इन जगहों पे, इन अल्फाबेट की जगह पे रख दिया, तो आपको कभी पता नहीं लगेगा ये कौन से अल्फाबेट है. इसके लिए हमने कुछ एल्गोरिदम्स, कुछ लॉजिक्स बनाए और इनको पिक्चर में बदल दिया. तो ये कहलाएगा इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन में जानकारियों का रूप इस तरह से बदल दिया जाता है कि वो ना समझ में आए. जब इंक्रिप्शन करते हैं आप जानकारी को तो वो सिफर टेक्स्ट कहलाता है. प्लेन टेक्स्ट से वो सिफर, CIPHER, सिफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट जिसको आप पढ़ लेते हैं. जब जानकारी इंक्रिप्ट हो जाती है तो इट कन्वर्टेड इनटू सिफर टेक्स्ट. तो सिफर टेक्स्ट यानी इंक्रिप्टेड हो गई. अब जिसने वो बदली है वो उसको वापस प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में बदल सकता है. उसको कहते हैं डिक्रिप्शन करना. तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इंक्रिप्शन कर दिया और जब उसको वापस उसी फॉर्म में पढ़ना है तो उसको कहते हैं डिक्रिप्शन करना. तो इंक्रिप्शन अप्लाई करिए आप अपने डेटाबेस पे. आप अपने डेटा को इंक्रिप्ट करके रखिए. तो आपकी इंफॉर्मेशन, इंक्रिप्ट डेटा अगर किसी के हाथ लग भी जाए तो उसको समझने में बहुत बरसों लग जाते हैं. अब डिपेंड करता है कि आपका इंक्रिप्शन कितना मजबूत है. जितना मजबूत इंक्रिप्शन है उतना मजबूत, उतना वक्त उसको तोड़ने में लगेगा. आप इस बात को ऐसे समझिए कि आपके पास कोई कीमती बैग है और उस बैग के ऊपर आपने एक लॉक लगा दिया और उस लॉक का कॉम्बिनेशन है कोई, और वो कॉम्बिनेशन आप ही को पता है, किसी और को नहीं. तो अब उस बैग को सिर्फ वही व्यक्ति खोल सकता है जो उस कॉम्बिनेशन को जानता है.
तो एक तरीके से आपने अपने बैग की सुरक्षा कर ली। तो जब हम अपने बैग की सुरक्षा इस तरह के लॉक लगा करके जिनको कॉम्बिनेशन लॉक्स कहते हैं उससे करते हैं, तो ठीक वैसा ही इंक्रिप्शन भी एक प्रोसीजर है। और इंक्रिप्शन से डेटा जो है वो बहुत ही सिक्योर हो जाता है। वो इंक्रिप्शन वही खोल पाता है जिसके पास चाबी होती है उस इंक्रिप्शन को खोलने की, क्योंकि जब इंक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है तो एक चाबी बनती है और वो चाबी उसी व्यक्ति के पास रहती है जिसने उसको इंक्रिप्ट किया हो। जैसे लॉक खोलने वाले को ही, लॉक लगाने वाले को ही पता है कि ये लॉक खुलेगा कैसे। बाकी आप लॉक तोड़ने के लिए हजारों गैस करते जाइए, आप अपना अनुमान लगाते जाइए। तो इसी वजह से आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट, कह रहा है कि अगर आप साइबर क्राइम की रोकथाम करना चाहते हैं तो ई आइडेंटिटी के अलावा आप अपने डेटा को एन्क्रिप्ट करके प्रोटेक्ट करिए, ताकि अगर वो, पहली बात तो इनक्रिप्टेड डेटा आसानी से उपलब्ध नहीं होता, दूसरी बात उपलब्ध हो भी जाए तो वो हैकर के किसी काम का नहीं, क्योंकि उसको तो डिक्रिप्ट करना पड़ेगा पहले। और डिक्रिप्शन आपने कितना मजबूत लॉक बनाया है और कितना मजबूत आपने उसका पासवर्ड रखा है, कितनी मजबूत की है वो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कब वो टूटेगा। हो सकता है सैकड़ों साल लग जाए। अवॉइड बीइंग स्कैम्ड। अवॉइड बीइंग स्कैम। आप किसी भी स्कैमिंग का शिकार ना हो जाएं, इसके लिए कहीं पे भी किसी भी अवांछनीय लिंक पे क्लिक करने के लिए अननोन ईमेल या अननोन साइटों पे या अननोन लिंक के ऊपर क्लिक करने से पहले 10 बार सोच लें कि उसको हम जानते नहीं, यहां पे क्लिक क्यों कर रहे हैं। ऑलवेज थिंक बिफोर क्लिकिंग ऑन ए लिंक कमिंग फ्रॉम अननोन रीजन। किसी अननोन, जिसको आप नहीं जानते, कभी आपकी पहचान ही नहीं है उस व्यक्ति से, आपके पास उस रिसोर्स से मेल आई है और आपने कभी उससे संपर्क ही नहीं किया, वहां से मेल आ रही है, दैट मीन्स कि वो कोई स्कैम्ड मेल है और उसको या तो फिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए उसके कुछ ना कुछ अटैचमेंट होगा और उस अटैचमेंट के ऊपर आपसे कहेगा यहां क्लिक करें, और आप उसके झांसे में आकर के वहां पे क्लिक करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर आपके में इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, और वो बैकडोर जो है या ट्रोजन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो नेवर रिप्लाई टू अननोन रिसोर्सेज, नेवर क्लिक ऑन लिंक कमिंग फ्रॉम अननोन रीजन। जिन जगहों को आप नहीं जानते वहां से आए हुए रिसोर्सेस को कभी भी, वहां से आए हुए रिसोर्सेस के ऊपर कभी या लिंक दिए हुए लिंकों के ऊपर कभी क्लिक ना करें और ना ही कभी उनको रिप्लाई करें। अवॉइड बीइंग स्कैम्ड। सिक्योर योर मोबाइल डिवाइस, ये तो हो गया आपका। अब मोबाइल डिवाइसेस को कैसे सिक्योर करके रखें। आपको अपने मोबाइल को भी सिक्योर करना है, क्योंकि मोबाइल पे भी इंटरनेट आप चलाते हैं, साइबर सिक्योरिटी की जरूरत वहां पे भी है। बी अवेयर अबाउट योर मोबाइल डिवाइसेस एंड विद द वायरसेस एंड अटैकर्स। ऑलवेज डाउनलोड एप्लीकेशंस फ्रॉम ट्रस्टेड रिसोर्सेज फॉर मोबाइल। मोबाइल को भी आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि आप आजकल कंप्यूटर कम और मोबाइल इंटरनेट बहुत यूज कर रहे हैं। यहां तक कि हम अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी मोबाइल के जरिए करते हैं, सामान मंगवाते हैं, मोबाइल इंटरनेट यूज कर रहे हैं। कॉल राइट पर्सन फॉर हेल्प। अगर इस तरह का कोई आपको लगता है कि आपके नेटवर्क में कोई ऐसा अपराध हो रहा है या हो गया है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सही व्यक्ति को कॉल करें, लोकल ऑथराइज्ड पर्संस को, हु टेक्स केयर ऑफ इट। अगर आप किसी साइबर क्राइम का शिकार बन गए हैं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ऑथराइज्ड लोग हैं जो इस मामले की देखभाल करते हैं, तो उन लोकल ऑथराइज्ड अधिकारियों को आप बताएं इस अपराध के बारे में। इंस्टॉल लेटेस्ट अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स। हमेशा लेटेस्ट अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स को ही इस्तेमाल करें। जेन्युइन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, आप अपने हार्डवेयर को भी अपडेट करते रहें, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट करते रहें रेगुलरली। पासवर्ड्स
को ध्यान रखें, कीप ऑन चेंजिंग योर लॉगिन पासवर्ड्स, आप अपने पासवर्ड्स को बदलते रहें। बी सोशल मीडिया सेवी, सोशल मीडिया पे जो आपने अपनी सेटिंग्स पब्लिक बना रखी है, प्रोफाइल को या उसकी सर्विसेज को या कुछ को भी उसको प्राइवेट करके रखें। यूज फायरवॉल्स, अपने फायरवॉल अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में हैं तो फायरवॉल्स वगैरह ऑन करके रखें, इलीगल कनेक्शंस फायरवॉल जो है वो बंद कर देता है। फायरवॉल आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बॉर्डर लाइन पे सबसे आगे फायरवॉल्स रहते हैं और वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी जब कभी भी मुठभेड़ होगी अटैकर की तो वो सबसे पहले फायरवॉल से होगी। इसीलिए आपको अपने नेटवर्क में फायरवॉल्स लगा के रखने होंगे ताकि आप ब्लॉक कर सकें इलीगल कनेक्शंस को। सिक्योर योर वायरलेस नेटवर्क, और आपको अपने वायरलेस नेटवर्क को भी सिक्योर करके रखना होगा पासवर्ड से और इंक्रिप्शन से। वायरलेस में WPA और WPA2 नाम का इंक्रिप्शन होता है, वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WPA, PKS, WPA, ये सब वाईफाई के इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स होते हैं। वेब WPA, WPA2, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। तो वायरलेस नेटवर्क को भी सिक्योर करके रखने की जरूरत है, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क तो कहीं से भी एक्सेस हो जाता है। तो अगर आपने उसको ओपन करके रखा है तो कोई भी आपके नेटवर्क में जाके आपका इंटरनेट यूज कर सकता है और मिसयूज कर सकता है उससे। इसीलिए उसके ऊपर भी लोग पासवर्ड और इंक्रिप्शन लगा के रखते हैं ताकि पासवर्ड आसानी से अटैकर चुरा ना सके। तो इस वजह से साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। ये हो गई साइबर सिक्योरिटी की क्यों जरूरत होती है और कैसे साइबर अपराध से बचा जाए। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है मालवेयर एंड मालवेयर टाइप्स। क्या होता है मालवेयर और कितने तरह के मालवेयर्स पाए जाते हैं। देखिए मालवेयर जो होता है ये एक तरह का कंप्यूटर इन्फेक्शन यानी एक तरह का वायरस है। इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर इन्फेक्शन और रादर से अ कंप्यूटर वायरस। मालवेयर मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं स्पाइंग करने के लिए, किसी की खुफिया जानकारियां चुराने के लिए और आपकी कंप्यूटर एक्टिविटी की जासूसी करने के लिए, यानी आपके ऊपर जासूसी करने के लिए, आपकी जानकारियों को चुराने के लिए जो आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं और या आपकी एक्टिविटी को बारीकी से मॉनिटर करने के लिए मैलवेयर यूज किए जाते हैं। वर्म्स भी सिमिलर टाइप का इंफेक्शन फैलाते हैं। सम कॉमन मैलवेयर्स आर, तो एक तो पता लग गया मैलवेयर क्या काम करते हैं। मैलवेयर और एक तरह के वर्म्स और मैलवेयर जो है सेम इंफेक्शन इनसे फैलता है। कुछ कॉमन मैलवेयर हैं, सबसे पहले है एडवेयर। एडवेयर जो होता है ये एक मैलवेयर कैटेगरी है। इट इज लीस्ट डेंजरस। लीस्ट डेंजरस का मतलब होता है ये बहुत कम नुकसानदेह होता है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता। लीस्ट डेंजरस एंड मोस्ट ल्यूक्रेटिव। इट डिस्प्लेज एड्स ऑन योर कंप्यूटर। देखिए जब ये आएगा तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर में आप इंटरनेट चलाएंगे, आपकी वेबसाइटों में इंटरनेट पे बहुत सारे एड्स अपने आप आने लगेंगे। एडवेयर इसीलिए नाम है उसका। एड, आप साइट खोलेंगे ऐड एक के बाद एक ऐड जो है खुलते जाएंगे, पता नहीं किन किन चीजों के एड्स अपने आप आने लगेंगे बार बार। वो ऐड पे आपने क्लिक भी नहीं किया होगा, वो ऐड फिर भी खुलते जाएंगे, बहुत सारे ऐड। इट डिस्प्लेज एड्स ऑन योर कंप्यूटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडवेयर। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर स्पाइज ऑन योर एक्टिविटी। स्पाईवेयर कैटेगरी में जो मैलवेयर आते हैं वो आपकी एक्टिविटी को, आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो उसको बारीकी से मॉनिटर करेगा। यहां तक कि आप कीबोर्ड से कोई बटन भी दबाएंगे तो वो भी नोट कर लेगा और जिसने वो आपके कंप्यूटर में डाला है उसको बता देगा कि आपने ये बटन प्रेस किया है।
उसके बनाने वाले को आपने फेसबुक पे क्या पासवर्ड डाला, आपका यूजर लॉगिन नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, आप कौन सा बटन दबा रहे हैं, आप चैट में क्या टाइप कर रहे हैं, ये तक भी बता करके उसको रिकॉर्ड कर लेता है। वो एक एक एक्टिविटी जो कीबोर्ड से डाली जाती है, कीबोर्ड से की जाती है, तो ये स्पाई करता है, आपकी एक्टिविटी ट्रैकिंग करता है इंटरनेट पे और सेंड बैक योर इंफॉर्मेशन टू इट्स डेवलपर्स। और इंटरनेट पे ही बैठे बैठे ये जानकारी उस व्यक्ति को दे देगा। यानी अगर अटैकर, आप अगर विक्टिम हैं और उस सॉफ्टवेयर को मैंने आपके कंप्यूटर में डाल दिया, तो जान लीजिए आप अपने कंप्यूटर से जो कुछ भी टाइप करेंगे वो मुझे पता लग जाएगा आप क्या टाइप कर रहे हैं, आपने क्या चैटिंग करी, फेसबुक पे आप किससे क्या चैटिंग कर रहे हैं, वो भी मुझे पता लग जाएगा घर बैठे ही। उसके लिए वहां आपका कंप्यूटर चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये स्पाईवेयर जो है वो मैंने आपके कंप्यूटर में डाल दिया। और ये स्पाईवेयर ऐसे मैलवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कभी पकड़ में नहीं आते हैं कि ये आपके कंप्यूटर में पड़े हुए हैं। एक खासियत और है, ये स्टील्थ मोड में चलते हैं। स्टील्थ मोड होता है जिसमें कोई भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में पड़ा होगा तो वो दिखाई नहीं देगा। स्टील्थ मोड उस मोड को कहते हैं जिसमें नजर में ना आने वाली चीजें आपके कंप्यूटर में डाल दी जाती हैं। तो आपको विक्टिम बना करके आप जान लीजिए कि आपको अपने कंप्यूटर को क्यों सुरक्षित रखना जरूरी है। कि पता लगा आपको किसी ने जो है, किसी ने आपको अपना टारगेट बना रखा, विक्टिम आप हैं और आपको ये पता ही नहीं है किसी ने मेरे कंप्यूटर पे, आपके कंप्यूटर पे ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर डाल रखा है और आप यूज करते हैं, आप उसमें चैटिंग कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो मुझे पता लगता जा रहा है। आप क्या चैट में एक एक अक्षर लिख रहे हैं, आप चाहे फेसबुक पे चैट कर लीजिए, चाहे गूगल पे चैट कर लीजिए, कुछ भी चैट करेंगे मेरे को पता लग जाएगा कि आपने क्या मैसेज टाइप किया है। और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठ के भी मुझे पता लग जाएगा आपने क्या चैट कर रही हैं। तो इसीलिए ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स, मैलवेयर सॉफ्टवेयर्स और इंटरनेट एक्टिविटी से बचना बहुत जरूरी है। वायरस, एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कॉपीज इटसेल्फ, आपका डेटा खराब करेगा, आपके कंप्यूटर में वायरस हो जाएगा तो इन्फेक्टेड हो जाएगा। वर्म, ये डेटा डिस्ट्रॉय कर सकता है, अपनी रिप्लिकेट कर लेता है, अपनी कॉपी यानी खुद की कॉपी बना करके कहीं से कहीं पहुंच जाता है। बैकडोर्स, बैकडोर आर सिमिलर टू ट्रोजन, ट्रोजन हॉर्स बैकडोर्स कहलाते हैं। They open a backdoor for its developer to attack on victim's machine. ये एक चोर दरवाजा जिसको बैकडोर कहते हैं वो इसको बनाने वाले के लिए खोल देता है ताकि वो चोरी छिपे आपके कंप्यूटर में अटैक कर सके। तो बैकडोर ट्रोजन हॉर्स होता है। की लॉगर्स, देखिए जो अभी हमने स्पाईवेयर की बात करी, स्पाईवेयर आपकी एक्टिविटी को, आपके डेस्कटॉप की, आपके की स्ट्रोक्स की मॉनिटरिंग करने के लिए, जासूसी करने के लिए वो डाले जाते हैं आपके कंप्यूटर पे। उसी में से एक मैलवेयर की लॉगर्स के नाम से जाना जाता है। ये इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल होते हैं, चाहे तो आप और ज्यादा परचेज भी कर सकते हैं आप इसको। वो की लॉगर्स जो हैं रिकॉर्ड्स एनीथिंग यू टाइप ऑन योर कंप्यूटर कीबोर्ड। आप अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पे जो कुछ भी टाइप करेंगे ये इसको रिकॉर्ड कर लेगा। इट रिकॉर्ड्स द की स्ट्रोक्स एंड फॉरवर्ड इट्स टू इट्स डेवलपर्स। आपके द्वारा टाइप किया गया हर एक शब्द ये रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद जिसने इसको लगाया है या बनाया है उसको ये उसकी कॉपी दे देगा। तो आप अपनी जीमेल आईडी पे क्या पासवर्ड डाल रहे हैं, आपने किसको कौन सी मेल करी, उस मेल में क्या लिखा है, ये भी मुझे घर बैठे पता लग जाएगा। ये इंटरनेट से भी चलता है और आपके डेस्कटॉप की फोटो खींच खींच करके भी ये मुझे भेज सकता है। इस तरह से ये इतने खतरनाक जो है वो हैकर्स के पास टूल्स होते हैं जिनकी मदद से वो आपकी पूरी जासूसी कर लेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी जासूसी की जा रही है। तो इन चीजों से बच के रहना बहुत जरूरी। किसी भी अननोन व्यक्ति के कंप्यूटर पे बैठ करके अगर आप काम कर रहे हैं तो माइट भी वो आपके बारे में पूरी जानकारी उसने निकाल ली है। किसी अननोन व्यक्ति को आपने अपना कंप्यूटर दे रखा है तो माइट भी उसने आपके ऊपर जो है वो ये अटैक स्पाईवेयर कर रखा है।
इसके लिए जरूरी है कि आप अपने कंप्यूटर में बहुत अच्छा ओरिजिनल एंटीवायरस प्रोग्राम, फायरवॉल्स प्रोग्राम्स इंस्टॉल करके रखें। जब ये प्रोग्राम्स इंस्टॉल रहते हैं तब स्पाईवेयर, मैलवेयर ये काम नहीं करते। इसीलिए बोला जाता है किसी सिस्टम में जिसको आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया हो उसमें आप अच्छा एंटीवायरस रखें ओरिजिनल, क्योंकि जो ओरिजिनल एंटीवायरसेस होते हैं या एंटीवायरस जो होता है वो कभी भी इनको चलने नहीं देता है, या आपको पहले ही बता देगा कि कोई स्पाईवेयर प्रोग्राम है। अगर कोई प्रोग्राम ऐसा है जो कि स्पाइंग के लिए डाला है किसी ने मेरे मशीनों पे, और वो छुप के स्टील्थ मोड में बैठा रहता है, तो उसको भी पकड़ने का तरीका है, उसको पकड़ने का तरीका है एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, जो इस जासूसी करने वाले जासूसों को इनको पकड़ेगा और आपको बताएगा कि ये जासूस जो है वो आपके कंप्यूटरों में आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से डाला गया है। सिक्योरिंग योर पीसी, कैसे आप अपने पीसी को सुरक्षित रखेंगे? फॉलो दिस स्टेप टू कीप योर पीसी आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ अटैकर्स। अटैकर्स से आप किस तरह से बचाव करेंगे, यहां पे कुछ रेमेडीज दी गई हैं अटैकर से बचने के लिए। ओनली यूज ट्रस्टेड साइट्स व्हेन प्रोवाइडिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। कह रहा है ट्रस्टेड साइट पे, एक तो पहली बात आप ट्रस्टेड साइट इस्तेमाल करें। ट्रस्टेड साइट वो साइट होती हैं जो कि भरोसेमंद होती हैं और जो HTTPS होती। देखिए कुछ साइटों पे आप जाएंगे वहां HTTP लिखा रहेगा, दे आर नॉट ट्रस्टेड। HTTPS, दे आर सिक्योर साइट्स। तो आप कभी भी कोई भी काम कर रहे हो, ये साइटें इंक्रिप्टेड होती हैं और इनमें SSL इंक्रिप्शन होता है और सर्टिफिकेट इश्यू होता है बाकायदा। यहां मौजूद जानकारियों को आसानी से चुराया नहीं जा सकता। तो ऑलवेज यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन, कहीं आप दे रहे हैं, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अपने जो है वो क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम वगैरह लिख रहे हैं, तो ध्यान दें जिस साइट पे भी आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं क्या वो HTTPS सिक्योर्ड है, तो ट्रस्टेड साइट है कि नहीं, पहली बात ये जानकारी आप कर लीजिए ऊपर। डू नॉट ओपन ईमेल और लिंक सेंट बाय अननोन यूजर्स। कभी भी किसी भी अननोन यूजर के द्वारा भेजी गई मेल को ना खोल के देखें, ना उस पे मौजूद अटैचमेंट को या उसके बारे में जानकारी करने की कोशिश आप करें। नेवर ओपन ईमेल्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स, इट मे बी डेंजरस टू यू। आपको पता ही नहीं, कभी आपसे उसकी बातचीत नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वहां से मेल आ रही है, दैट मीन्स इट इज डेंजरस। आप उनको बिना पढ़े डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो कुछ फिशिंग है। आपने देख ही लिया कि किस तरह की साइबर क्राइम है। ऑलवेज कीप योर डिवाइस अपडेटेड। आप कीप योर डिवाइसेस अपडेटेड, हमेशा अपने डिवाइसेस को अपडेट करके रखे रहें। ऑलवेज यूज अपडेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओल्ड एप्लीकेशन में कॉम्प्रोमाइज विद अटैकर्स। पुरानी एप्लीकेशन, पुराने सॉफ्टवेयर, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम, पुराना हार्डवेयर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है अटैकर से। बैकअप योर फाइल्स और बैकअप योर डेटा। अपने रेगुलर बैकअप लेते रहें इंपॉर्टेंट डेटा का, ताकि कभी आपके ऊपर अटैक हो जाए तो आप अपना ओरिजिनल डेटा, मान लीजिए आपने अपने डेटा का बैकअप आज कल ले लिया और कल किसी ने आपके ऊपर रैंसमवेयर अटैक चला दिया, तो आपके पास बैकअप हमेशा कहीं और सेव करके रखा जाता है। उसी कंप्यूटर पे सेव करके नहीं रखा जाता बैकअप को किसी और कंप्यूटर में सेव करके रखा जाता है। इसके लिए बाकायदा प्रोसीजर होते हैं बैकअप। तो बैकअप प्रोसीजर में डेटा की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस है उसको किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी कॉपी कर लिया जाता है। तो अगर आपके कंप्यूटर को किसी ने कब्जे में ले लिया है तो उस दूसरे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इनेबल योर फायरवॉल। अपने फायरवॉल को देखिए, फायरवॉल एक प्रोग्राम होता है, एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम मैकेनिज्म होता है फायरवॉल। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। तो आप अपने फायरवॉल को ऑन करके रखें। फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है और हार्डवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी होता है, इसके अलावा एंटीवायरस के अंदर फायरवॉल होता है, उसको लगा के रखें। जब आप इंटरनेट चला रहे हो तो आप अपना फायरवॉल जरूर ऑन करें। फायरवॉल कंट्रोल पैनल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होता है, उसको टर्न ऑन कर लें फायरवॉल को और तब काम करे, ताकि अटैकर से कुछ हद तक रोका जा सके। अगर आप ज्यादा कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पे ज्यादा अटैक का खतरा है तो हार्डवेयर फायरवॉल परचेस करने पड़ेंगे। तो हार्डवेयर फायरवॉल जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और वो फायरवॉल आप लगाएं। फायरवॉल बहुत नामों से आते हैं, सिस्को का फायरवॉल आते हैं, इसके अलावा जुनिपर, सिस्को,
FortiGate, इस तरह के Fortinet फायरवॉल, FortiGate फायरवॉल, pfSense, पालो अल्टो, इस तरह के फायरवॉल्स जो है मार्केट में मिलते हैं, उनको लगाया जाएगा। बैंक्स वगैरह इसी फायरवॉल्स को इस्तेमाल करते हैं, बैंक्स और रेलवेज। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर। एंटी स्पाईवेयर और एंटीवायरस, एंटीवायरस जिसके अंदर एंटी स्पाईवेयर हो, वो आप ओरिजिनल अच्छा एंटीवायरस खरीदें ताकि आपके सिस्टम को वायरसेस से बचाया जा सके। इनक्रिप्ट योर डेटा एंड पासवर्ड्स, हमेशा अपने डेटा और पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके रखें। अटैकर कुड नॉट गेट एक्सेस ऑफ देम, आपको बताया कि इंक्रिप्शन से क्या होता है, डेटा जो है वो किसी अननोन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, अननोन फॉर्मेट में, और फिर उसको एक्सेस करना, समझना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी के में आता है, और इंक्रिप्शन एक टाइप की एल्गोरिदम होती है जिससे डेटा को बदल दिया जाता है, उसका रूप बदल दिया जाता है ताकि उसको कोई एक्सेस ना कर पाए, और एक्सेस अगर कर भी लेता है तो उसको समझने में, डिक्रिप्ट करने में उसको बहुत समय गुजर जाए या कर ही ना पाए। यूज वीपीएन, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करे। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, और एक प्राइवेट नेटवर्क जिसको वीपीएन कहते हैं, जिसको इंट्रानेट भी नाम दिया गया है, उसको इस्तेमाल करें क्योंकि वो इनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है। ये तो हो गया पीसी को सुरक्षित रखने का तरीका। अब स्मार्टफोन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि स्मार्टफोन भी आजकल पीसी का स्मार्टफोन ज्यादा यूज हो रहा है। टू कीप योर स्मार्टफोन आउट ऑफ द हैंड ऑफ अटैकर्स, वी शुड फॉलो दीज स्टेप्स। अपने पीसी के बाद दूसरा जो है, अब तो दूसरा काम कहें, स्मार्टफोन को पहले करना पड़ेगा हमें प्रोटेक्ट। इंस्टॉल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ऑन मोबाइल। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, आप अपने मोबाइल फोन्स की सुरक्षा के लिए जो भी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आता है, हर एक मोबाइल में अलग अलग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको आप इंस्टॉल करके रखें। एस्टैब्लिश ए क्लियर मोबाइल यूजेस पॉलिसी। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मोबाइल डिवाइसेस को इस्तेमाल करने की जो पॉलिसीज बना के रखी गई हैं, उनको आप एक्सेप्ट करें। तो बड़ी कंपनियों में काम करें, अगर आप अमेज़न वगैरह में काम करें, या हाईली सिक्योर जगहों पे, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करें, तो वहां मोबाइल पे इस्तेमाल करने के लिए कुछ पॉलिसीज पहले से बना के यूजर को, जो काम करने वाले एम्प्लॉइज होते हैं, या आपने देखा होगा कि समय समय पर सरकार गाइडलाइन देती रहती है, जैसे आर्मी वाले पर्सनल को मोबाइल यूज करने के लिए पॉलिसी बनाई गई कि फलानी फलानी एप्स नहीं इस्तेमाल करनी है, फलानी जगह पे मोबाइल नहीं यूज करना है, फलानी जगह पे आप अपना मोबाइल टर्न ऑफ करके रखिए। ये सब पॉलिसीज होती, और तो हर कंपनी ने अपनी कुछ ना कुछ मोबाइल यूज की पॉलिसी बनाई होती। ये फलानी ऐप को नहीं रखना, ये फलानी ऐप अपने मशीन से हटाइए। तो मोबाइल डिवाइसेस शुड बी इंक्लूडेड इन ऑर्गेनाइजेशन वाइड सिक्योरिटी पॉलिसीज। मोबाइल डिवाइसेस में जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए। आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के अंदर हैं, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मोबाइल डिवाइसेस की यूजिंग की पॉलिसीज हैं, सिक्योरिटी वाइड पॉलिसीज हैं, वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। एंटी थेफ्ट मेजर्स यूज करने पड़ेंगे, एंड मैंडेटरी सिक्योरिटी सेटिंग्स, कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स होंगी वो डाल के रखनी होंगी। तो ये मोबाइल यूजर्स पॉलिसी हो गई। इनक्रिप्ट योर डेटा एंड मिनिमाइज योर विजिबिलिटी। ऑलवेज इनक्रिप्ट योर डेटा, आप अपने डेटा को हमेशा इनक्रिप्ट करके रहिए, इन केस योर डिवाइस गेट्स स्टोलन। जैसे आपने अपने जो है वो फोटोग्राफ्स वगैरह ये सब अपने मोबाइल को रखा है और वो इनक्रिप्ट नहीं किया हुआ है, तो वो मोबाइल अगर चोरी हो गया तो कोई भी आपकी जानकारी चुरा लेगा, और कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है। तो प्रोटेक्ट, अगर आपने इनक्रिप्ट किया है तो कोई भी अननोन यूजर आपके स्मार्टफोन में जो है वो मेमोरी कार्ड लगा था, उसको आपने इनक्रिप्ट नहीं किया है, वो दोबारा निकाल के किसी दूसरे सिस्टम में लगा के यूज कर लेगा, और आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाएंगी। तो ऑलवेज इनक्रिप्ट योर डेटा इन केस योर डिवाइस गेट्स स्टोलन। हमेशा अपने डेटा को इनक्रिप्ट करके रखिए, इन केस योर डिवाइस गेट्स स्टोलन। अगर आपका डिवाइस चोरी हो जाता है और कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है, इट विल प्रोटेक्ट योर इंफॉर्मेशन। आप अपने पैटर्न पासवर्ड्स वगैरह लगा देते हैं, वॉइस पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं, ये सब प्रोटेक्शन इसीलिए है।
secure payment transaction using mobile using a secure payment gateway. It is a must always use authentication and encryption. जब कभी भी आप मोबाइल से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो सिक्योर पेमेंट गेटवे ढूंढिए. सिक्योर पेमेंट गेटवे मतलब ऐसी वेबसाइटें जहां से आप पेमेंट करते हैं वो सिक्योर होनी चाहिए. आपको अभी पीछे बताया कि HTTPS साइट जो है वो यूज करिए जहां पे ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन दोनों यूज होता है. इंप्लीमेंट ATS, ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, टू प्रिवेंट a mobile app from potential cyber attack. Make sure to secure connection between the app and the backend server by enabling ATS, HTTP. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो एप्स यूज कर रहे हैं वो सिक्योर हैं. जो भी ऐप के जरिए आप पेमेंट्स वगैरह की ऐप है आपकी, तो ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई करके रखिए. ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी और अपने HTTP को ध्यान में रखिए. सिक्योर कनेक्शन रखिए. सिक्योर कनेक्शन HTTP, HTTPS कनेक्शंस बना के रखिए. ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है. फॉर एंड्रॉइड यूजर और फॉर आईफोन यूजर्स के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी कैसे सिक्योर करेंगे, छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल एक इस टेबल में दिया है. ओनली बाय स्मार्टफोन एंड्रॉइड के लिए, ओनली बाय स्मार्टफोन फ्रॉम वेंडर्स हुज इश्यू पैचेस फॉर एंड्रॉइड. आप ऐसे वेंडर से फोन खरीदिए, स्मार्टफोन खरीदिए जो पैचेस और अपडेट्स लगातार भेजता रहता है एंड्रॉइड के. डू नॉट सेव पासवर्ड्स, आप अपने पासवर्ड्स को सेव करके मत रखिए अपने मशीनों में. यूज 2-factor ऑथेंटिकेशन. 2-factor ऑथेंटिकेशन मतलब एक से ज्यादा ऑथेंटिकेशन आप रखिए. जब भी कभी आप मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल में जो है ऑथेंटिकेशन लेवल होता है. एक तो पासवर्ड्स वगैरह के लिए पैटर्न वगैरह लगा करके रखते हैं कुछ लोग वॉइस वाले इस तरह के भी रिकॉग्निशन रखते हैं, ताकि कुछ लोग जो है वो रेटिना स्कैनिंग वगैरह इस तरह से या वॉइस बेस्ड रिकॉग्निशन रखते हैं. तो ये 2-factor ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे एक से ज्यादा ऑथेंटिकेट करके तब वो डिवाइस जो है अनलॉक होते हैं. यूज बिल्ट इन एंड्रॉइड सिक्योरिटी फीचर. एंड्रॉइड का बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर जो है वो ओपन करके रखें. यूज एंड्रॉइड सिक्योरिटी ऐप. एंड्रॉइड सिक्योरिटी ऐप को इस्तेमाल करें. बैकअप योर एंड्रॉइड फोन का डेटा. अपने डेटा का बैकअप जरूर बना करके रखें. बाय एप्स ओनली फ्रॉम गूगल प्ले. प्ले स्टोर से जो है वो ऐप जो है वो हमेशा गूगल प्ले स्टोर से लें. इनक्रिप्ट योर डिवाइस. अपने डिवाइस को इनक्रिप्ट करके रखें और VPN को इस्तेमाल करें. अगर आप अपनी कंपनी के अंदर भीतर से चला रहे हैं तो आप अपनी कंपनी के VPN के जरिए इंटरनेट चलाएं. आईफोन यूजर्स के लिए क्या है सिक्योरिंग. कीप योर आईफोन OS अपडेटेड. अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो उसको हमेशा अपडेट करके रखें. एक्टिवेट फाइंड माई आईफोन फीचर. GPS ट्रैकिंग के लिए फाइंड माई आईफोन फीचर एक्टिवेट करके रखें. इनेबल 2-factor ऑथेंटिकेशन. हमेशा 1-factor ऑथेंटिकेशन ना रखें, 2-factor ऑथेंटिकेशन रखें. यानी दोहरे तरीके से, इसको कहते हैं दोहरा ऑथेंटिकेशन, जिसमें डिवाइस को चलाने से पहले डिवाइस खुद आपसे 2 बार वेरिफिकेशन कराए कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो इस डिवाइस को चला रहे हैं. दैट इज ऑथेंटिकेशन. जैसे पैटर्न, एक पैटर्न वाला सिक्योरिटी रहता है, इसके अलावा वॉइस बेस्ड सिक्योरिटी भी रहता है. तो एक से ज्यादा ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स रखें. यूज लॉन्ग पासवर्ड्स. लंबे पासवर्ड्स बना के रखें. पासवर्ड आपका छोटा ना हो, 1 2 3 जैसे पासवर्ड हो गए, इस तरह के पासवर्ड ना रखें. लंबे और कैपिटल स्मॉल लेटर मिक्स पासवर्ड रखें, बड़ा. रेगुलर चेंज योर iCloud and iTunes passwords. Use only trusted iPhone charging stations और revoke app permissions. आप अपनी जो ऐप की परमिशन है उसको हमेशा चेक करते रहें कि वो ऐप कौन सी परमिशंस मांग रही है मुझसे. कुछ एप्स होती हैं जब वो इंस्टॉल होती हैं तो वो कुछ परमिशंस आपसे मांगती है कि आपके जो है वो
आपकी फोन सेटिंग्स को जो है वो बोलती कि क्या ये परमिशन आप मुझे दे रहे हैं, आपके वेबकैम की परमिशंस, आपके कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की परमिशन, तो उनके ऊपर जरा ध्यान रखें कि किस तरह की परमिशन वो मांग रही हैं, उनकी परमिशन को रिवोक करते रहे। कुछ परमिशन वो ओपन कर देती हैं तो उनको रिवोक करके रखें ऐप की परमिशंस को। इस तरह करके हम अपने स्मार्टफोन्स को जो है वो सिक्योर करके रख सकते हैं, क्योंकि अब मोबाइल से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होने लगे हैं, मोबाइल्स को ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं पीसी के मुकाबले। तो हमारा मोबाइल ही हमारा पीसी हो गया। स्मार्टफोन जो हम यूज करते हैं उससे सारा काम तो हम लगभग उसी से कर रहे हैं, तो उसकी भी सिक्योरिटी के लिए हमें ये सब बातें ध्यान रखनी होंगी। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, मोबाइल पॉलिसीज, इंक्रिप्शन, पेमेंट ट्रांजेक्शन करते वक्त ऑथेंटिकेट और इंक्रिप्शन लगा है कि नहीं, सिक्योर ऑथेंटिकेशन है। एंड्रॉयड यूजर और आईफोन यूजर्स के लिए क्या क्या है कि आप अपने पैचेस को जो है वो अपने ओरिजिनल वेंडर से ही डाउनलोड करें। जो भी सिक्योरिटी पैचेस या अपडेट्स आते हैं वो अपडेट करते रहें। कोई भी पासवर्ड आप देते हैं तो उसको सेव करने के लिए ब्राउजर से ना बोलें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखें। ऑथेंटिकेशन यानी वेरिफिकेशन ऑफ यूजर जो पीसी या डिवाइस को इस्तेमाल कर रहा है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए एक से ज्यादा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस रखें। उसको वेरीफाई करने के लिए एक से ज्यादा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जब होगा तो सही यूजर ही वो डिवाइस को यूज कर रहा है कि नहीं। अपने सिक्योरिटी फीचर को, बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स को अपडेट करके रखें। हमेशा आईफोन या मोबाइल फोन का डेटा का बैकअप जरूर रखें। और गूगल प्ले से एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉयड जो है वो गूगल का, तो गूगल प्ले स्टोर से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। इनक्रिप्ट डिवाइस को इनक्रिप्ट करके रखें और यूज वीपीएन। आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए ही इंटरनेट एक्सेस करें, क्योंकि वीपीएन जो है वो सिक्योर नेटवर्क होता है। ये हमारी आज की सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ चैप्टर 9 के साथ ये मॉड्यूल 1 का कंटेंट जो है वो फिनिश होता है। यहाँ पे ये आपका आखिरी कंटेंट था। चैप्टर 9 का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपके कोई भी डाउट्स अगर हैं तो वो आप पूछ लेंगे। सर ये स्लाइड्स आप सेंड कर सकते हैं? हाँ जी। सर ये स्लाइड्स आप सेंड कर देंगे? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ से। सर ये स्लाइड्स जो आप पढ़ा रहे हैं ये सेंड कर देंगे आप? आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस पे डाल दीजिए, मैं उसको देख लूंगा। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। That's all for session.